हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज हम एक नया पेपर शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी वही सीरीज कंटिन्यू हो रही है 10 क्वेश्चंस वाली। लेकिन आज का पेपर क्योंकि 14 वाला वो पेपर खत्म हो गया था, तो 15 वाला पेपर मैंने नया स्टार्ट किया है। ओके, तो एक नया पेपर है, तो धीरे धीरे आपके सारे कवर हो जाएंगे पेपर जो है। और मोस्टली जो क्वेश्चंस आई थिंक क्वेश्चन नहीं, जो टॉपिक्स रिपीटेड है या फिर जो टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, उनके कई क्वेश्चंस बीच बीच में आ चुके हैं। सो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उन टॉपिक्स को आप थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर लें। ओके, जो लोग नए जुड़े हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज लाइक कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। अब देखो, इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये तीन एजुकेशन सिस्टम पर हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में आए हुए हैं, है ना। बहुत इजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट है। और जो आपकी KVS या फिर जो भी पेडागोजी सीरीज मैंने, एक्सपर्ट सीरीज मैंने डाली हुई है, जिसमें 7 या 8 वीडियो है आपकी, वहां पर जाकर देखना, मैंने ये पूरा टॉपिक कराया है आपको कि नॉन फॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल सिस्टम क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है इनके अंदर। तो आप एक बार जरूर देख लें उस चैप्टर को, ठीक है। चलिए, हमें बताना है इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। इट्स गोल इज ऑलवेज फर्मली रूटेड इन द वैल्यू सिस्टम, यानी कि इसका लक्ष्य हमेशा मूल्य प्रणाली में दृढ़ता से निहित होता है। इट हैज नो डायरेक्ट रिलेशन विद डिग्री और डिप्लोमा, यानी कि जो हम फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में डिग्री और डिप्लोमा करते हैं, उसके साथ इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। मतलब कि इसमें, इस सिस्टम में आपको कोई ऐसे डिग्री या डिप्लोमा नहीं दिया जाता है। उसके बाद यह औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा का अनुपूरक नहीं है, यानी कि इट इज नॉट अ सप्लीमेंट टू फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो बेसिकली हम 3 एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो बाकी 2 के बारे में ये स्टेटमेंट है कि इनका अनुपूरक नहीं है, ठीक है। अगर आंसर आता है तो करो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, पहला जो है कि इट्स गोल इज ऑलवेज फर्म रूटेड इन द वैल्यू सिस्टम। तो इनफॉर्मल सिस्टम क्या होता है? जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, जो हम रिलेटिव से सीखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हम सीखते हैं, अपनी कम्युनिटी में रह के जो बेसिक एजुकेशन हम अपने आप ही ले लेते हैं, किससे कैसे बोलना है ना, थोड़ा नेचर के बारे में जान लेते हैं, शिष्टाचार के बारे में जान लेते हैं, बहुत सारी वैल्यूज हम ग्रैस्प करते हैं फ्रॉम आवर फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड आवर कम्युनिटी, है ना। तो ये सारी जो है वैल्यू सिस्टम जो है, ये बेसिकली आपका इनफॉर्मल सिस्टम से आपको आता है। तो इसका गोल हमेशा आपका वैल्यू सिस्टम के अंदर एक तरह से दृढ़ता से निहित होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद डिग्री और डिप्लोमा, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जो इनफॉर्मल सिस्टम होता है, जो मतलब आप ऑब्वियसली जो घर पर रहकर या जो आस पड़ोस से आप अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसका कोई भी डिग्री या डिप्लोमा आपको नहीं दिया जाता है। तो ये भी ठीक है। इट इज नॉट अ सप्लीमेंट, यानी कि ये अनुपूरक नहीं है औपचारिक और गैर औपचारिक का। ये गलत स्टेटमेंट है, ये है नहीं आएगा। ये तीनों एजुकेशन सिस्टम मिलके जो है प्रॉपर एक एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम केवल सिर्फ फॉर्मल में ही सब कुछ नहीं सीखते, कुछ चीजें हम इनफॉर्मल में सीखते हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होती है। तो यानी कि ये पूरक कह सकते हैं आप, इसको अनुपूरक कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसका कोई रोल ही नहीं है या फिर इसका अनुपूरक है ही नहीं है। ओके, तो औपचारिक शिक्षा और नॉन फॉर्मल और औपचारिक शिक्षा को एक तरह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। तो तीनों मिलाकर ही आपकी कंप्लीट एजुकेशन हो जाती है। सो यहाँ पर ये गलत होगा, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ठीक होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एंड नॉन कॉज ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज, यानी कि जो संज्ञानात्मक अक्षमता है उनके लिए एक महत्वपूर्ण और ज्ञात कारण बताना है आपको। इनमें से कौन से हैं या नहीं है जो भी। ट्रोमा इन फिजिकल एजेंट, यानी कि फिजिकल एजेंट कोई भी आपके शरीर में एंटर करता है, या फिर आपको कोई ट्रोमा आ जाए, है ना, किसी अपने को खो देने का ट्रोमा, एक्सीडेंट का ट्रोमा, इस तरह से। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, ओके, क्रोमोसोम्स में डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। उसके बाद साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, मानसिक विकार हो सकता है, या फिर मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन से रिलेटेड विकार हो सकते हैं। तो कौन सा इंपॉर्टेंट और नॉन कॉज है ये बताना है। ओके, ध्यान से करना क्वेश्चन को। सो देखो, ट्रोमा एंड फिजिकल एजेंट से भी आप सदमे में जा सकते हैं और आपकी संज्ञानात्मक क्षमताएं इम्पैक्ट हो सकती है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के बारे में भी आपने सुना होगा, क्योंकि इसके थ्रू भी एक इसकी बीमारी होने वाली होती है, इससे जो क्रोमोसोम की डिसेबिलिटीज से होती है, जैसे बहुत कॉमन होती है जो डाउन सिंड्रोम होती है ना, जो क्रोमोसोम 21 के एबनॉर्मलिटी से होता है। तो ये जो है, ये भी एक तरह की बीमारी है। साइकेट्रिस्ट मतलब मानसिक रूप से आप तनाव में है, स्ट्रेस में है, कुछ और चीजें चल रही हैं, तो भी आपकी जो संज्ञानात्मक क्षमता है वो कम हो जाती है। और ये जो मेटाबॉलिज्म है, पोषण का तो रोल होता ही होता है। तो सारे ही होंगी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे आ सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हर जगह आपको, आपकी नॉलेज है ना, आपने पढ़ा हुआ है डिसेबिलिटीज के बारे में, आपको पता है कौन कौन सी डिसेबिलिटीज होती है, किस किस तरीके से होती है, तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब कोई बाहर से एजेंट नहीं है जो पेपर बना रहा है, ऑब्वियसली उसी में से आपका एप्लीकेटिव बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रॉपर टाइप ऑफ एजुकेशन। एक अगर सही शिक्षा की बात करें, उचित प्रकार की शिक्षा की बात करें, तो इनमें से कौन सा ठीक नहीं है। प्रत्येक छात्र को उसके स्वयं के प्रस्तावित मूल्यों का अवलोकन तथा समझने में मदद करें, कि बच्चे को ऑब्जर्व करने और अपनी प्रपोज्ड वैल्यूज को समझने में मदद करें। हेल्प ईच स्टूडेंट टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड हिमसेल्फ इन रिलेशन टू ऑल थिंग्स, है ना, मतलब वो अपने आप को दूसरों से जोड़कर रिलेशन में समझे कि मेरा वजूद इसके साथ क्या है, या फिर मैं इनके लिए क्या हूँ, या ये मेरे लिए क्या है ना, दूसरों से और चीजों से संबंधित करते हुए अपने आप को समझना। हेल्प ईच पर्सन टू बिकम अवेयर ऑफ इट्स कंडीशनिंग इफेक्ट, है ना, कि आपके अनुबंधन प्रभाव जो आपकी टाइम टू टाइम कंडीशनिंग होती रहती है, घर पे होती है, फैमिली में होती है, फिर सोशलाइजेशन भी होता है, जो आपकी कंडीशनिंग होती है उसके बारे में अवेयर होना। हेल्प टीचर हेल्प्स ईच स्टूडेंट टू गेन नॉलेज फ्रॉम प्री कंसीव्ड नोशन अबाउट लाइफ, या फिर जो पहले से ही चली आ रही हुई नोशंस हैं, जो मान्यताएं हैं किसी चीज के बारे में, है ना, मान्यताएं यहाँ पे लाइफ के बारे में कुछ भी हो सकती हैं, जैसे जो नॉर्मल जेंडर बाइसनेस है, ये भी कुछ मान्यताएं चलती है, तो इन्हीं को आप बच्चों को इन्हीं की नॉलेज गेन करने के लिए तो वो करें। तो देखो ये और ये तीनों ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन डी बिल्कुल गलत होगा। जो प्री कंसीव्ड नोशंस होती हैं वो गलत भी होती है, वो अंधविश्वास पर भी होती है, वो कई चीजें होती हैं, तो उनको आपको बच्चे को ऐसा नहीं सिखाना कि आपको ये एज इट इज सीखनी है, बल्कि बच्चे को आप अगर आप ये सिखाएंगे तो बच्चा यहाँ पर एक्सप्लोर क्या करेगा ना, जो पहले से चली आ रही चीजों को आप कल्पित विचारों को ही आप उनका ज्ञान का वो बना देंगे भंडार, तो उससे काम नहीं चलेगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द वेज बाय विच अ टीचर कैन एनकरेज थिंकिंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। अब मैंने एक चीज और नोट करी है कि थिंकिंग स्किल से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं आपके पेपर में, जो 6 थिंकिंग हैट मॉडल है वो भी आया हुआ है, प्लस थिंकिंग स्किल्स के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं एप्लीकेटिव बेस, तो भाई ये टॉपिक भी कवर कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिसके द्वारा शिक्षक बच्चों में सोच कौशल को प्रोत्साहित कर सकता है। फर्स्ट इज रिकॉग्नाइजिंग द कंडीशनल नेचर ऑफ मल्टीपल थिंकिंग स्किल्स, यानी कि जो कई तरह के सोच कौशल होते हैं उनको सशर्त प्रकृति को पहचानना, यानी कि मल्टीपल थिंकिंग होती है, उनकी जो कंडीशंस क्या होती है, मतलब उनके लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, इनको पहचानना। एनकरेज स्टूडेंट टू टॉक टू देमसेल्फ एज दे रिफ्लेक्ट, जब भी वो डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं तो स्वयं से बात करें, अरे मैंने तो ये ठीक नहीं किया, हाँ ये वाली चीज़ें बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। इस तरह के जो हम आपस से आप मतलब देखो कई बार जो हमारा बिहेवियर है ना वो डायरेक्ट होता है हमारी अपने आप से बातों से, हम अपने आप से बात करते हुए अपने बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, जैसा कि वाइगोत्स्की ने बोला था, हालांकि वो इनर स्पीच बन जाती है, लेकिन स्टिल जब भी हम रिफ्लेक्ट करें तो अपने आप से बातें करें, ये वाली बात, तो इसको एनकरेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एनकरेज ट्रांसफर एम्फेसाइज कनेक्शन विद इन एंड आउटसाइड द टॉपिक ऑफ ए गिवन लेसन। तो जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, उन चीजों सभी को कनेक्ट कर कर पढ़ाएं आप तरह से ना, एक जगह से दूसरी तरफ लर्निंग जब जा रही है तो कोशिश करें कि हर चीज में कनेक्शन बने। तो ये ओके, तो बताइए क्या यहाँ पे सही ऑप्शन होगा इसका। सो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, वैसे तो आपको सारे ऑप्शन से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ऑप्शंस भी बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव, ये अब आप मतलब एक तरह से एलिमिनेट कर सकते हो नेगेटिव ऑप्शंस को। नेगेटिव ऑप्शन जहां नजर आ रहा है आपको तो आपको उसको एलिमिनेट कर देना है। तो आप देखेंगे कि तीनों ही पॉजिटिव है बिल्कुल थिंकिंग स्किल्स के बारे में, तीनों बिल्कुल ठीक होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट होगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही यहाँ पर होंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट चीज पर जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय द कम्युनिटी टू इम्प्रूव स्कूल एजुकेशन। कम्युनिटी के द्वारा यानी कि जो हमारा समुदाय होता है उसके द्वारा स्कूल के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन रिटेंशन ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, कि स्कूल में लड़कियों की प्रतिधारण में वृद्धि करें, कि लड़कियां ज्यादा से ज्यादा स्कूल आएं। देखो समुदाय क्या होता है, समुदाय बेसिकली आपके आसपास, स्कूल के आसपास, जैसे कि आपके परिवार वाले हो गए, रिलेटिव्स हो गए ना, एसएमसी के मेंबर्स हो गए, उनके द्वारा पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हो, या फिर कोई आपके आसपास एनजीओ है या आपके पास कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो भी है जिनकी आप हेल्प ले सकते हो स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए। तो पहला है रिटेंशन, गर्ल्स को लाने के लिए, टीचर्स का मोराल बढ़ाने के लिए और टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो देखो ऑब्वियसली अगर एक एनजीओ है आसपास या फिर आसपास के लोग हैं जो स्कूल के पेरेंट्स से मिलकर लड़कियों की एजुकेशन के लिए कैंपेन चलाते हैं, नारेबाजी करते हैं, है ना, अवेयरनेस फैलाते हैं, तो उससे भी रिटेंशन हो जाएगा। उसके बाद टीचर्स को का मोराल यानी कि उनका मनोबल बढ़ाना है ना, अगर वो स्ट्रेस में है तो उनको थोड़ा सहारा देना, साथ ही साथ टीचर्स को भी सपोर्ट करना। मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे वही वाली बात है कि आजकल प्रैक्टिकल चीज़ों में ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ये हम मानते हैं कम्युनिटी को, टीचर को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। सो यहाँ पर जो है पूरे के पूरे ऑप्शन से ठीक होंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हाउ मेनी मिनिमम वर्किंग डेज आर रिक्वायर्ड इन ए ईयर फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए कितने मिनिमम वर्किंग डेज चाहिए आपको ये बताना है। देखो आरटीई जो है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है, इससे भी हर एक उसमें क्वेश्चन आ रहा है।
तो इसकी एक शॉर्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, शॉर्ट मतलब जस्ट बनाऊंगी जिसको आपको रिवाइज करना है ताकि आप ये फैक्ट्स एंड फिगर्स भूले ना। ओके, टॉपिक लिख लेती हूँ मैं कि ये वाला टॉपिक मुझे करना है, क्योंकि नोट डाउन करती हूँ तभी मुझे याद रहता है, अदरवाइज नहीं। ओके, सो इस पर भी एक वीडियो आपको मिलेगी। सो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर, यहाँ पर 1st to 5th की बात हो रही है। ओके, 200, 180, 240 और 220। अब तक ये क्वेश्चन तो आपने रट लिए होंगे क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में भी ये क्वेश्चन कराए हुए हैं आपको। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। 200 जो वर्किंग डेज हैं वो डिसाइड किए गए हैं 1st to 5th के लिए आरटी एजुकेशन एक्ट के अंदर। अगर हम 6th to 8th की बात करें, ये भी आपसे पूछा जाता है, इनके लिए 220 है। ओके, ये तो है नंबर ऑफ डेज। अगर हम मीटिंग्स की बात करें तो 440 हो जाएगी, क्योंकि एक दिन में 2 मीटिंग होती है। ओके, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, उस हिसाब से 440। अगर मीटिंग पूछी जाए तो यहाँ पे 400 हो जाएंगे और यहाँ पे 440, लेकिन डेज ही पूछा जाएगा आपसे क्योंकि आरटी में जो है डेज ही मेंशन किया हुआ है, मीटिंग्स नहीं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लर्नर रिलेटेड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। मतलब शिक्षार्थी से रिलेटेड फैक्टर नहीं है जो लर्निंग को प्रभावित करता है। पहला है ध्यान यानी कि अटेंशन, दूसरा है इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा, तीसरा है लक्ष्य यानी कि एम, एंड डी इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हो गया बट कम्युनिकेशन है संचार। तो बताइए जो शिक्षार्थी से संबंधित नहीं। देखो अटेंशन जो होती है वो बच्चे की होगी, अगर बच्चा अटेंटिव नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसकी लर्निंग पर इफेक्ट पड़ेगा। इंस्पिरेशन, बच्चा कितना इंस्पायर है किसी चीज से, उस पर डिपेंड करेगा। बच्चे के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। बट कम्युनिकेशन, संचार जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों पर भी डिपेंड करता है। अगर 1 वे कम्युनिकेशन है, 2 वे कम्युनिकेशन है, तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि 1 वे में तो सिर्फ टीचर ही बोले जा रहा है, बच्चे को सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। 2 वे होगा तो दोनों का वो होगा, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन पर जो है आउटर फैक्टर कह सकते हैं, लेकिन ये टोटली जो लर्नर से रिलेटेड है ये तीनों होंगे, ए, बी और सी। तो डी यहाँ पर करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का आंसर। Now comes to the 8th question. Which of the following is correct according to गांधी? गांधी जी के बारे में भी कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Learning should provide opportunities for children to be physically active. अधिगम को बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय होने के अवसरों को प्रदान करना चाहिए। दूसरा है कि children should have the freedom to make their own models of knowledge about the world. अब कहोगे मैडम ये सेकंड तो बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि सारे थिंकर्स जो हैं, जितने भी फिलोसोफर्स हैं, ऑब्वियसली ये बच्चों को फ्रीडम देने की बात करते हैं, जो भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन को फॉलो करते हैं, जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। तो बिल्कुल भाई गांधी जी ने भी कहा था कि बच्चों को स्वतंत्रता देनी है। अब पहली चीज है फिजिकली एक्टिव। तो गांधी जी की बात अगर आपको याद आती हो तो उन्होंने हमेशा कहा है कि जो इंसान या जो भी इंसान है वो शारीरिक श्रम नहीं करता है, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो बेसिकली वो प्रकृति से चोरी कर रहा है किसी भी चीज की। मान लें आप रोटी खा रहे हैं बिना फिजिकल श्रम के, तो उन्होंने माना था कि ये भी एक तरह की चोरी है। सो फिजिकल एक्टिविटी को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, इसीलिए उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की बहुत बात की थी कि आप बच्चों को जो है वोकेशनल एजुकेशन भी दो कि आगे वो अपनी लाइवलीहुड भी चला पाए बाय डूइंग फिजिकल वर्क। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही उनके द्वारा कही गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बोथ 1 and 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पॉजिटिव वर्बल रिइंफोर्समेंट। यानी कि आपको कुछ सकारात्मक मौखिक रिइंफोर्समेंट करना है, बच्चे का पुनर्बलन करना है, मौखिक रूप से उसको बढ़ावा देना है, थोड़ा रिइंफोर्स करना है, तो कौन सा जो है वो ठीक नहीं है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्सीलेंट, पुअर, करेक्ट एंड फेयर। तो हमें सबको पता है कि नेगेटिव कमेंट नहीं होना चाहिए, जबकि पुअर जो है वो एक नेगेटिव कमेंट है। गरीब या फिर खराब है ना, यहाँ पे गरीब लिखा है बट ठीक है खराब भी हो सकता है इसका हिंदी में मीनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन अलाउ स्टूडेंट्स टू गो बियॉन्ड द अवेलेबल their learning and synthesize them with their personality characteristics। मतलब कौन सा प्रश्न छात्रों को उपलब्ध डेटा से परे जाने और उन्हें उनके व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ संश्लेषित करने की अनुमति देता है। कौन से क्वेश्चन? कन्वर्जेंट क्वेश्चन, प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, कॉन्सिक्वेंसेस क्वेश्चंस या फिर हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अगर आपने पियाजे पढ़ा है तो याद आ जाएगा एकदम से और फिर कहोगे कि हाँ इसका आंसर यही होना चाहिए। मतलब बेसिकली आपको जो आपने पढ़ा है अब तक, जो आपने सीखा, टीचर ने समझा दिया, उससे भी बियॉन्ड जाने का आपको मौका दे रहा है। एक तरह से जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है उससे भी बियॉन्ड जाने का आपको मौका दे रहा है। देखो अगर आपको याद हो तो पियाजे की जो 4th स्टेज है उसमें उन्होंने हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग की बात की हुई है, जिसमें वो कहते हैं कि आपको बच्चे को मौका देना है कि वो प्रॉब्लम्स को खुद सोल्व करें। एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस के साथ आए, है ना। अगर एक बार में सॉल्यूशन नहीं मिलता तो फिर ट्राई करें, हाइपोथेसिस बनाए, मतलब कल्पनाएं बनाए, फिर उनको टेस्ट करें और फिर आंसर तक या सॉल्यूशन तक पहुंचे। तो इसमें यही है कि बच्चा अपना बेसिकली अपनी हाइपोथेसिस फ्रेम करेगा और उसके बाद डिफरेंट सॉल्यूशंस के लिए जाएगा। क्रिएटिव भी होगा यहाँ पे एज इट इज ना, क्रिटिकल थिंकिंग का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, सारी चीजें आ जाती हैं। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। कंसिक्वेंसेज जिनका एक परिणाम होता है तो वो एक ऑब्वियसली वो तो एक
प्रॉपर सिनेरियो में होगा कि ये परिणाम होगा प्रॉपर। प्रोवोकेटिव मतलब उत्तेजक प्रश्न जो होंगे ये तो होगा नहीं। कन्वर्जेंट में भी आप एक ही तरह के आंसर पर आ जाते हैं, यहाँ पर डाइवर्जेंट आंसर नहीं है, वो भी आंसर हो सकता था क्योंकि डाइवर्जेंट क्वेश्चंस में भी बच्चों के में हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। सो दीज आर द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ योर एग्जाम जो कि 15/11/2019 को हुआ था। इसी पेपर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना। और भाई और एक चीज़ और कहनी थी कि आई थिंक ये 27th वीडियो है, तो 27 जिनमें से पहले शुरू में 5 से 6 वीडियो में मैंने आपको 20-20 क्वेश्चन कराए थे, तो आप मान के चलो तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ। 300 से ज़्यादा क्वेश्चन इस पूरी प्लेलिस्ट में हैं। ओके, अगर आप मानकर चलेंगे तो प्लीज़ इस पूरी प्लेलिस्ट को देखो। अब ये मत देखो कि नया क्या आने वाला है, पीछे भी मैंने क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं और सेम नहीं है, सारे क्वेश्चन अलग है, सारे अलग अलग DSSB के ही पेपर के हैं और उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं, लेकिन अलग अलग क्वेश्चंस है सारे। तो ये 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे हैं। बजाय कि आप पूरा पेपर की आंसर की के साथ प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा अच्छा होगा। आप एक्चुअली ये पता कर पाओगे कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। ठीक है, तो प्लेलिस्ट को देख लो टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम तो नहीं मतलब प्लेलिस्ट पे जाना एक बार, और वहां पर जो आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको प्रॉपर मिल जाएगा DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये सारे 27 वीडियो देखो, इनको 10-10, 20-20 जो भी क्वेश्चन है इनकी डेली प्रैक्टिस करो अपनी। ओके, तो आपकी इंप्रूवमेंट जरूर होगी, और जो भी नई वीडियोज आएंगी वो तो आपको मिल ही जानी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।